नमस्कार, स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हमारे साथ मेहमान हैं हमारे असम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजू मोहन पंत। पिछले एपिसोड में हमने बातचीत की थी कि एनईपी के बारे में आम लोगों को कैसे ठीक से समझाया जाए और एनईपी के बारे में बहुत कुछ जाना भी था। असम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर राजू मोहन पंत के आए हुए 1 साल कुछ महीने हुए हैं, लेकिन वहाँ किस तरह के बदलाव हुए हैं इस पर हमने चर्चा शुरू की थी और थोड़ी चर्चा हमने की थी कि किस तरह से विश्वविद्यालय आगे प्रगति कर रहा है, और बाकी बातें आज हम इस एपिसोड में करने वाले हैं। तो एक बार फिर स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं और हम बातचीत कर चुके हैं कि किस तरह से असम विश्वविद्यालय उन सांस्कृतिक धरोहरों को संजो रहा है, उनको आगे बढ़ा रहा है, और ख़ास करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी यही बातें हो रही हैं कि जो हमारी पहचान है, जो सांस्कृतिक पहचान है, उसको एक जगह मिले, आने वाले जनरेशन जो है, आने वाली पीढ़ी उसको समझे, और इसी क्षेत्र में शिक्षा भी दी जाएगी और शोध भी किए जाएंगे। इसके लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। असम विश्वविद्यालय के बारे में हम बात कर रहे हैं और आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि असम विश्वविद्यालय जहाँ स्थित है वहाँ आसपास ज़्यादा विकास हमने नहीं देखा है। यूनिवर्सिटी की एक जिम्मेदारी भी होती है जो अपने आप में तय है, और हमने देखा है कि असम विश्वविद्यालय के आसपास तो कुछ दायरे में विकास ज़रूर हुए हैं, लेकिन वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में वो विकास आए, सामाजिक विकास आए, उनको मौका मिले, तो विश्वविद्यालय की क्या भूमिका होती है और असम विश्वविद्यालय इसमें क्या कर रहा है? आपने सही कहा कि दुर्गम क्षेत्र आते हैं हमारे विश्वविद्यालय के परिवेश में, और अभी जितना विकास वहाँ होना था शायद उस तेज़ी से नहीं हुआ, और स्किल का अभी विकास नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पर कम है। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और मैं आपको बताऊं कि बराक वैली जो चाय के बागान वहाँ बहुत सारे हैं, और चाय के बागानों के लिए मैनेजमेंट, टी गार्डन मैनेजमेंट पर हम एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हमने एक छोटा सा टी गार्डन वहाँ पर बनाया है जिसमें कि 17 प्रजातियाँ, 17 स्पीसीज़ जो डिफरेंट चाय की होती हैं, उसको हमने वहाँ पर लगाया है। इससे न केवल टी गार्डन मैनेजर्स को हम लोग डेवलप कर पाएंगे, वहाँ पर स्किल दे पाएंगे, और साथ ही साथ हमारे जो वैज्ञानिक जो हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, ये सारे लोग उस पर शोध भी करेंगे कि चाय में। और मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे प्रोफेसर्स लोग, हमारे रिसर्चर्स टी गार्डन को कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं कि कैसे चाय की पत्तियों को बचाया जा सके, कैसे उनको ऑर्गेनिक खेती के बारे में, इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम हम लोग चल रहे हैं, शोध के प्रयास चल रहे हैं और कंसल्टेंसी के प्रयास चल रहे हैं। और आपको ज्ञात होगा कि वहाँ पर कुछ जैसे पाइनएप्पल बहुत अच्छा होता है, संतरे बहुत अच्छे होते हैं, तो इस प्रकार के वहाँ पे फ्रूट प्रोसेसिंग के भी बहुत अच्छे स्कोप है। और हम स्किल डेवलपमेंट हब, स्किल हब एक तैयार कर रहे हैं वहाँ पर, जिसके माध्यम से हम इनके वैल्यू एडिशन इन प्रोडक्ट्स में हम दे पाएंगे। इसी हमने एक मल्टीपर्पज़ फूड प्रोसेसिंग मशीन मंगाई है वहाँ पर, और हम जल्दी ही कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं उस पर, ताकि किस तरह से लोकल प्रोडक्ट को यूज़ करके हम एक मार्केटेबल प्रोडक्ट्स बना सकें। इस तरह के हम कार्यों में प्रयासरत हैं। हमारा जो गांव में बदलाव लाने के लिए हमारी सोशल वर्क डिपार्टमेंट, एनएसएस, इनके आउटरीच प्रोग्राम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और कैसे गांव का विकास हो सकता है, कैसे वहाँ आसपास के गांव को हमने जो गोद लिया है विलेज एडॉप्शन कार्यक्रमों के तहत, हम लोग वहाँ प्रयास कर रहे हैं कि गांव में बदलाव लाने का प्रयास करें। और टूरिज़्म का वहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत सुंदर क्षेत्र है वहाँ पर, बहुत बड़े बड़े बील हैं। सोन बील एक बहुत ही बड़ा, एशिया का मुझे लगता है कि दूसरे तीसरे नंबर का बड़ा वेटलैंड है, उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं विकसित करने का। उस पर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाई हैं, और हम आशान्वित हैं कि हमें उसके लिए फंडिंग भी मिलेगी डोनर या किसी और फंडिंग एजेंसी से। वहाँ पे हम लोग रोज़गार बढ़ाने के प्रयास करेंगे वहाँ पर। और वहीं पर अभी मैं आपको एक छोटा सा सूचना देना चाहूँगा
कि कर्नाटक में आपने संस्कृत बोलने वाले गांव के बारे में सुना होगा जी। हमारे असम में 2 गांव ऐसे हैं जहाँ की संस्कृत, उनकी लिंग्वा फ्रैंका जो बातचीत करने की भाषा वो संस्कृत है। यद्यपि उनकी मूल भाषा लोगों की वहाँ पर बांग्ला थी, पर वो लोग अब संस्कृत में वार्तालाप करते हैं। और हमें जब उस गांव के बारे में पता चला तो हमने उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट किया, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और वो डॉक्यूमेंट्री अभी धरोहर नाम से एक 20 मिनट की करीब फिल्म बनी है। उसमें पूरे संस्कृत गांव की जो गतिविधियां हैं उनको हमने कैप्चर किया है और उसको हम राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करने का प्रयास करेंगे, ताकि सबको पता चले कि इस प्रकार की समृद्ध परंपरा वाले गांव हमारे असम में हैं। जी, ये काफ़ी कठिन होता है लोगों को समझने में। लोग ये समझते हैं कि संस्कृत भाषा जो है वो काफ़ी कठिन है, लेकिन एक ऐसा गांव हो जहाँ के लोग आम बोलचाल जो वो घर पे बात करते हैं वो संस्कृत में बात करते हैं, तो ऐसा समझ में आता है कि वो पहले से ही पंडित हैं। मतलब वो छोटा अगर बच्चा है संस्कृत में बातचीत कर लेता है तो पहले से ही समझदार है, ऐसा समझा जा सकता है। इसकी खूबियों के बारे में और आपसे जानेंगे कि कैसे इसका पता लगाया गया, कैसे इस भाषा को और उस गांव को संजो कर रखा गया और किसकी इसमें बड़ी भूमिका थी। इसमें एक संस्था है जिसको बोलते हैं संस्कृत भारती। संस्कृत भारती के वॉलंटियर्स ने वहाँ जाकर कैंप लगाए। एक पतियाला गांव है, वहाँ पर उन्होंने कैंप लगाया संस्कृत का। फिर सिलचर में भी उन्होंने कैंप लगाए और लोगों को निरंतर प्रोत्साहित किया संस्कृत बोलने के लिए, निरंतर प्रयास किए। ये बहुत बड़े प्रयासों का परिणाम है कि हम 2 गांव संस्कृत भाषी गांव को विकसित कर पाए। और अब तो वहाँ पे सभी संस्कृत बोलते हैं और उनसे मोटिवेट होकर और भी गांव वालों को विश्वास हो गया कि जब ये लोग संस्कृत बोल सकते हैं तो हम भी बोल सकते हैं। और अभी एक नैरेटिव तैयार किया गया था कि संस्कृत इज़ ए डेड लैंग्वेज, कि संस्कृत जो है मृतपाय भाषा हो गई है, मृतपाय अवस्था में है। ऐसा नहीं है। आज हम यदि देखें तो संस्कृत कंप्यूटर के हिसाब से, या अब जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो हम जो इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं कंप्यूटर को, तो सबसे समृद्ध भाषा संस्कृत है। तो आज ये भारत को पुनः विश्व गुरु पद पर स्थापित करने के लिए संस्कृत एक बहुत बड़ा माध्यम है और ये चीज़ अब जानकारी बढ़ती जा रही है। अब संस्कृत को कोई यदि कहे कि मृत भाषा है तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। तो अभी विश्वविद्यालयों में भी इस मामले में प्रयास चल रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय में भी फंक्शनल संस्कृत पर एक कार्यक्रम चल रहा है कि संस्कृत बोलने का, हम लोग संस्कृत बोलने को प्रोत्साहित कर रहे हैं और कई कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय स्तर पर भी हुए हैं। जी, खेलों की काफ़ी चर्चा होती है। हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर खिलाड़ी अलग अलग प्रतियोगिताओं में नाम कमाते हैं, लेकिन वो जाते हैं तो पता लगता है कि वो सेना से हैं, कभी पता लगता है कि वो रेलवे से हैं, कभी पता लगता है कि कोई नेवी से है, अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों को लेकर किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको किस तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में हम ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई खिलाड़ी किसी विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट कर रहा है, भारत में भी नाम कमा रहा है और विदेश में भी भारत के लिए नाम कमाता है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत का जो अचीवमेंट्स हैं खेलों के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे रहे। मुझे याद है पहले केवल एक हॉकी में मेडल आया करता था और बाद में हॉकी में भी आना बंद हो गया। पर अभी पिछले कुछ वर्षों में हमारी सरकार ने जो बहुत तीव्र प्रयास किए इस दिशा में, तो हमारे खेलों को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं यहाँ पर अपने विश्वविद्यालय के बारे में बात करूँगा। जी, आपने बताया कि सेना, रेलवे और इस तरह के जो बड़े संस्थान हैं वहाँ से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। मेरा मानना यह है कि विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा इसमें रोल निभा सकते हैं। और यहाँ पे मैं फिर से एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय को जब पिछले 21 जनवरी 2022 को वो हमारे विश्वविद्यालय में आए थे, उन्होंने हमें 25 करोड़ रुपए देने की, 25 करोड़ का अनुदान देने की घोषणा की थी और 15 करोड़ हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं। और उससे हम इंडोर स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। उससे और भी खेलों के
जो खेलों को सुदृढ़ करने के लिए खेलों से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग सभी खेलों में हम आगे नहीं आ सकते, हमें अपना यूएसपी ढूंढना पड़ेगा कि किस स्पोर्ट्स में हम आगे हो सकते हैं। हमने उसी बड़े स्ट्रेटेजिकली उस दिशा में हम आगे बढ़े। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स बोर्ड है और हम लोगों ने स्पोर्ट्स बोर्ड में ये तय किया कि हमारे छात्र किस तरह के खेलों में पदक ला सकते हैं। तो हमने सेपक टाकरो एक खेल है जो कि विदेशी खेल है, पर अब वो भारत में भी काफ़ी प्रचलित है और नॉर्थ ईस्ट में हमारे छात्र उसमें बहुत अच्छे हैं। तो हमने उसकी टीम भेजी इंटर यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि हमारी लड़कियों की टीम राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन लाते हुए उसमें ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता। और इतना ही नहीं, जो बेस्ट प्लेयर जो थी वो हमारी असम विश्वविद्यालय की लड़की थी जी। और उसके बाद ही हमारी जो बॉयज़ की टीम गई उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। और हमारी जो विश्वविद्यालय की छात्राओं की जो टीम थी वो राष्ट्रीय टीम को भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हमने इस तरह से प्रयास किया कि ऐसे खेलों को चुना जाए जिसमें कि हम जीत सकें, क्योंकि जीतने से एक प्रोत्साहित होते हैं। हम जाएं और हार के आ जाएं, हर क्षेत्र में हर खेल में भाग लेने का प्रयास करेंगे तो कंपटीशन मुश्किल तैयारी होगा। उतनी पुख्ता नहीं हो पाएगी। उतने हमारे पास सुविधाएं भी नहीं हैं। तो ऐसे क्षेत्र को हम चुन रहे हैं और यही हमारी स्ट्रैटेजी अन्य क्षेत्रों के लिए भी है। जी, यही स्ट्रेटजी अन्य क्षेत्रों के लिए भी है और वो अन्य क्या क्षेत्र हैं उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और हमने काफ़ी कुछ अभी तक बातचीत में आपके साथ जाना है, लेकिन फ़िलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद तुरंत कार्यक्रम में लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर राजू मोहन पंत, असम विश्वविद्यालय के कुलपति। और अभी तक हमने इनसे बातचीत के जरिए बहुत कुछ जाना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर किस तरह के काम किए जा रहे हैं। न सिर्फ असम विश्वविद्यालय बल्कि हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ किस तरह से काम हो रहे हैं और अलग अलग विश्वविद्यालयों के बीच में किस तरह से कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। कुछ सवाल हमारे मन में जो आ रहे थे, छोटे छोटे सवाल प्रोफेसर राजू मोहन पंत सर, वो ये कि आपने थोड़ी देर पहले बातचीत में कहा कि अब से जो कन्वोकेशन होगा एक फिक्स डेट पर होगा। ये आपके मन में क्यों आया? क्योंकि कई बार हम ये देख चुके हैं कि अब 2-2, 3-3 साल का गैप हो जाता है, उसके बाद कन्वोकेशन एक ही साथ होता है। कई बार हम देखते हैं कि ज़्यादातर कन्वोकेशन में दीक्षांत समारोह होता है, उसमें राष्ट्रपति को आमंत्रित किया जाता है, वो आते हैं। लेकिन ये परंपरा बदली है और आपके आने के बाद से ये परंपरा में बदलाव और भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के विशिष्ट लोगों को इस मौके पर बुलाया जा रहा है। क्या ये सिर्फ आप सोच रहे हैं या अभी ऐसा एक समय आ गया है जो देखने को भी मिल रहा है कि एक कन्वोकेशन का एक डेट को फिक्स कर दिया जाए और उस पर जो ख़ास अवसर पर जो अतिथि बुलाए जाते हैं उनको भी अलग अलग विशिष्ट क्षेत्रों के अतिथि बुलाए जाएँ? नहीं, ये हम लोगों की सोच तो थी ही कि हम कन्वोकेशन को एक निश्चित डेट पर हम करेंगे। कल माननीय राज्यपाल महोदय ने भी इसी बात पर अपने विचार रखे कि सभी विश्वविद्यालयों को असम के एक जनवरी या दिसंबर के माह में एक निश्चित तिथि पर करें सब लोग। तो उससे क्या होता है कि हमारी तैयारी पूरी रहती है कि हमें इस डेट पर कन्वोकेशन करना है, तो एक हम तैयार रहते हैं उसके लिए। और दूसरा, यदि हम महामहिम राष्ट्रपति जी को बुलाना चाहें या किसी और विशिष्ट व्यक्ति को बुलाना चाहें तो उनको भी हम पहले से बता सकते हैं कि हमारा कन्वोकेशन इस तिथि को है। तो वो भी, क्योंकि वहाँ पर 3 महीना पहले बताना पड़ता है, उनके व्यस्तता रहती है, तो हम पहले से उनको बता सकते हैं। 3 महीना नहीं, 6 महीने पहले बता सकते हैं कि इस दिन हमारा कन्वोकेशन है और हम आपकी उपस्थिति के आकांक्षी हैं। तो ये फ़ायदे हैं। तो ये तैयारी विश्वविद्यालय स्तर पर होनी चाहिए ताकि पहले ही सारे जो कार्यक्रम है वो तय हो जाएं। उसके बाद हम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को अगर आमंत्रित करते हैं तो उनको भी इस कार्यक्रम में आने में सहूलियत हो। उनको पहले से पता होगा कि इस तिथि पर इस विश्वविद्यालय का वो है।
कन्वोकेशन है, दीक्षांत समारोह है। तो बातचीत में हमने बहुत कुछ अभी तक सीखा है और जाना भी है कि विश्वविद्यालय स्तर पर किस तरह के काम हो रहे हैं। छोटी छोटी जो बातें हैं वो जो तमाम दर्शक जो छात्र हमें देख पा रहे हैं वो उत्सुकता से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय में क्या कुछ हो रहा है जब वो विश्वविद्यालय का एक हिस्सा होंगे। कई बार ये सवाल आता है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए उसके न होने की वजह से कई छात्रों को कई समस्याएं झेलनी पड़ती है। आपके आने के बाद से आपने क्या अनुभव किया है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं, प्रमाण पत्र होते हैं जिन्हें जारी होने में समय लग जाता है और उनके वजह से उनको काफ़ी देर भी हो जाती है। कभी उन्हें दूसरे जगह शिफ्ट होना होता है, दूसरे विश्वविद्यालय में दाखिला लेना होता है। ऐसे में टीचिंग और नॉन टीचिंग के बीच में कोऑर्डिनेशन या इस खाई को किस तरह से कम किया जाए, इस पर क्या कुछ किया गया है? ऐसे टीचिंग नॉन टीचिंग या छात्रों के बीच में मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई बाधाएं हैं। हमारे असम विश्वविद्यालय में हमने एक पारिवारिक माहौल बनाया हुआ है। वहाँ पे किसी छात्र को सीधे मेरे पास आना है तो वो सीधे मेरे पास आ सकते हैं। किसी भी एम्प्लॉय को कहीं भी किसी अधिकारी से मिलना है, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है और हम बिल्कुल एक परिवार की तरह से रहते हैं। तो जब एक परिवार की तरह से रहते हैं तो किसी का भी कोई यदि ग्रीवेंस होता है तो वो इमीडिएटली हैंडल हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि हमारे जो एक कंप्लेंट सेल होती है उसमें हमारे पास 0 कंप्लेंट्स हैं। तो एक पारिवारिक माहौल है। वहाँ पे कोई भी छात्र, कोई भी एम्प्लॉय मुझसे मिलना चाहता है, 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। इस तरह से जब एक परिवार की तरह से हम काम करते हैं तो वो विकास जो है सबका कंसर्न हो जाता है, वो केवल एक व्यक्ति का कंसर्न नहीं होता। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आपके माध्यम से अपने छात्रों का, अपने एम्प्लॉयज़ का, सभी लोगों का, कि जो एक पारिवारिक माहौल है उस सब को बनाने में उन सब का बहुत बड़ा योगदान है और ऐसा ही रहेगा तो कोई हमारे बाधाएं आने का सवाल नहीं है और हम निरंतर प्रगति करते रहेंगे। जी, हमने बातचीत के दौरान बहुत कुछ आपसे पूछ भी लिया है और इसके ज़रिए हमारा मकसद यही है कि छात्र जो हैं अवेयर होंगे, उनको जानकारी मिलेगी। कई बार हम सुनते हैं कि विश्वविद्यालय का किसी दूसरे विश्वविद्यालय के साथ MOU हो गया, उससे जो लाभ मिलने वाला है छात्रों को कितना मिलता है और रिसेंट पास्ट में जो भी MOU हुए हैं उसके बारे में जानेंगे और जो दूसरे देशों के विश्वविद्यालय हैं उनके साथ किस तरह के कोलैबोरेशंस चल रहे हैं उसके बारे में। हमारे कई अच्छे संस्थानों के साथ हमारे MOUs हैं और कई विदेशी संस्थानों के साथ, हमारे जापान के साथ है, इंडोनेशिया के साथ है, मलेशिया के साथ है, वहाँ के विश्वविद्यालयों के साथ है, थाईलैंड के साथ है और अभी मुझे लोग पिछले महीने ही हम बांग्लादेश के 5 विश्वविद्यालयों में विजिट किया हम लोगों ने। वहाँ का बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिनके की वाइस चांसलर पिछली बार हमारे फाउंडेशन डे पर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने हमें आमंत्रित किया था तो हम लोग वहाँ भी गए थे और वो उनका रिसर्च काफ़ी सुदृढ़ है और कुछ जो कमियां हैं उनके पास, वो कमियां हमारे से पूरी हो सकती हैं, कुछ हमारी जो कमियां हैं वो वहाँ से पूरी हो सकती हैं। मैंने कहा कि हमें अपने USP ढूंढने हैं कि हमारे लिए क्या, हम कैसे डिफरेंट हो सकते हैं या किस तरह की हमारे पास जो हमारी स्ट्रेंथ हो सकती है। बांग्लादेश बराक वैली की आप रिवर पार करेंगे, हम लोग बोट से यदि जाते हैं तो 3 मिनट का समय लगता है और हमारा बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर है। हमारी जैसी संस्कृति है, हमारी जैसी भौगोलिक उनकी व्यवस्थाएं हैं, तो हम लोग साथ मिलके काम कर सकते हैं। वहाँ के छात्र जिनको कि PhD वगैरह करने वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाना पड़ता था, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि वो हमारे यहाँ करने जाएंगे। सिलेट यूनिवर्सिटी वहाँ से हमारे यहाँ से केवल 2 घंटे का रास्ता है। वहाँ के छात्र, एक्सचेंज प्रोग्राम हमारा हो सकता है, फैकल्टी एक्सचेंज हो सकता है, हमारी रिसर्च कोलैबोरेशन हो सकता है। इन सब विषयों पर हम बातचीत करके आए हैं और बहुत जल्दी ही हम इन सब को अपने उसमें क्रियान्वयन करेंगे इन सब चीज़ों का। जी, असम विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो असम विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई ऐसे कॉलेजेज हैं जो एफिलिएटेड हैं।
उनको देखना, उनको जांचना, उनमें जो गुणवत्ता है वो बरकरार रखना, ये भी एक जिम्मेदारी होती है। किस तरह से इसमें काम किया जा रहा है? थोड़ी देर पहले हम एनईपी के बारे में चर्चा कर रहे थे। उन सारे कॉलेजों में जो एनईपी है वो उसे किस तरह से लागू किया जाएगा, इस पर किस तरह से काम किया जा रहा है? हमारे पास 77 एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, और जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की जब बात आई तो उस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पास था। पर हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं, हमने उनके साथ लगातार वर्कशॉप करी, मीटिंग्स करी, और निरंतर हम लोग उनसे बात करते रहे। पार्टिसिपेटिव वर्कशॉप हमारे रहे, और मुझे बहुत ही खुशी है कि हमारे सारे कॉलेजेस ने, एफिलेटेड कॉलेजेस ने, उनके प्रिंसिपल्स ने बहुत सहयोग किया। जहाँ भी कहीं किसी को कोई कन्फ्यूजन से या कहीं कोई क्लैरिटी नहीं थी, या कहीं हमें क्लैरिटी नहीं थी, तो उन लोगों ने हमें एनलाइटन किया, और जहाँ पे वो लोगों को कोई शंकाएं थी वहाँ पे हम लोगों ने उनको किया, बताया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। तो इस प्रकार से बहुत ही कॉर्डियल माहौल में, और आज की डेट में हमारे 77 कॉलेजेस पूरा नए सिलेबस के साथ, पूरा नए फ्रेमवर्क के साथ रेडी हैं, और जुलाई 23 से सारी नई शिक्षा नीति वहाँ पर लागू होने जा रही है। उसके लिए मैं अपने सभी कॉलेजेस के सहयोगियों को, प्रिंसिपल्स को, सबको आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही मेहनत करी। वो लोग हमारी एकेडमिक काउंसिल में हैं, वो हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में हैं, उनका प्रतिनिधित्व हर स्तर पर है, और उनसे हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। इसकी वजह से हमें कभी कोई परेशानी नहीं आई इस नई शिक्षा नीति को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए। जी, आपसे और भी छोटे छोटे हम सवाल कर लेते हैं क्योंकि ये समय काफ़ी कम है। क्या विश्वविद्यालय में कोई नया डिपार्टमेंट आने जा रहा है, कोई नया डिपार्टमेंट खुलने जा रहा है जिसमें छात्रों को दूर ना जाना पड़े, उनकी पढ़ाई यहीं पर हो सके? हाँ जी, हमारे यहाँ 2 कोर्सेज चलते थे, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, उसके बाद मास्टर डिग्री करने के लिए उनके लिए बहुत दूर दूर उनको जाना पड़ता था। तो हम इस वर्ष हम उसको अपग्रेड करने जा रहे हैं, मास्टर ऑफ MPA कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। ऐसा ही एक और दूसरा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, BVOC, बैचलर ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, उसको भी हम लोग MVOC में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, और उसको अपग्रेड कर रहे हैं मास्टर लेवल पर। तो अभी हमारे छात्रों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। और भी इस तरह से कई सर्टिफिकेट कोर्सेज हम करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा टी गार्डन मैनेजमेंट का कोर्स होगा। ऐसे ही हम लोग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हमारा BBA कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, और हमने एक्सेलरेटेड MBA प्रोग्राम, जो एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम, वो शुरू कर रहे हैं हम लोग। और हमारा प्रयास है कि हर विभाग डिमांड ड्रिवन कोर्सेज चलाए। जिस जिस क्षेत्र में डिमांड है उस क्षेत्र में हम डिमांड ड्रिवन कोर्सेज खोलने जा रहे हैं। जी, हम ये भी जानना चाहेंगे सर कि जिस तरह से छात्रों की संख्या बढ़ रही है, प्राथमिक स्तर पर एनरोलमेंट जिस तरह से बढ़ रहा है कॉलेजों में, क्या उसी के हिसाब से विश्वविद्यालयों में भी संख्या बढ़ाई जा रही है? क्योंकि आज समय की मांग है, पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है, हमारी जो साक्षरता है वो भी बढ़ रही है, अलग अलग कॉलेज भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय गिने चुने हैं जिनमें सबको एक सपना होता है उसमें पढ़ाई करने की। आने वाले समय में क्या इनकी भी संख्या बढ़ाई जा रही है उसी अनुपात में? अभी जो अगेन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑटोनोमस कॉलेजेस की परिकल्पना है, और धीरे धीरे ये ऑटोनोमस कॉलेजेस डिग्री गिविंग कॉलेज हो जाएंगे। अभी असम में कई सारे कॉलेजेस ऑटोनोमस डिक्लेयर किए गए हैं, और उनको बाद में यूनिवर्सिटी लेवल पर ले आया जाएगा। तो जिस तरह से ये बहुत अच्छा हमारे लिए संकेत है कि शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से विश्वविद्यालयों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि इसका प्रावधान है। जो कॉलेजेस हैं उनको यूनिवर्सिटी का रूप दिया जाएगा, ऑटोनॉमी ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी, ऑटोनॉमस कॉलेजेस बन रहे हैं, नई विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो कि नए भारत को तैयार करने के लिए सक्षम होगा। जी, हमारा जो समय है वो लगभग समाप्त हो चला है। एक आखिरी संदेश लेंगे आज की नई पीढ़ी को, NEP को देखते हुए, नई शिक्षा नीति को देखते हुए, और जो तमाम छात्र हैं जो इस उम्मीद में हैं कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करें
वो बहुत दूर जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं आखिर में? अभी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ये भी एक हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा है। अभी तक केवल वन वे ट्रैफिक था, हमारे छात्र बाहर जाते थे। अभी प्रयास है कि हम जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके भी इन भारत में अच्छी विश्वविद्यालय बनाएं। हमारा प्रयास ये है कि बाहर के छात्र अभी भारत में आएँ और हम उसमें सक्षम हैं, क्योंकि हमारे पास सारी क्षमताएं हैं, बट उसको बस हमें उपयोग में लाना है। और मेरा मानना ये है कि अभी पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया और भारत विश्व गुरु बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बस हमें अपने आत्मविश्वास को जगाना है, जो कि अभी बहुत अच्छे ढंग से जग चुका है और भारत विश्व गुरु बनने के लिए एकदम तैयार है हर रूप से। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया और भारत विश्व गुरु बनने के लिए हर तरह से तैयार है। इसी नोट के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में बहुमूल्य समय देने के लिए प्रोफेसर राजू मोहन पंत का आभार व्यक्त करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी सारी जानकारियाँ तमाम दर्शकों के लिए दी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।